झारखंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों के साथ 13 राज्यों की 47 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होने हैं। इनमें ज्यादातर सीटें विधायकों के सांसद निर्वाचित होने के कारण रिक्त हुई हैं। इनमें बिहार की 4, यूपी की 10 और पश्चिम बंगाल की 6 सीटें भी शामिल हैं। बिहार में अगले साल यानी 2025 में विधानसभा का पूर्णकालिक चुनाव होना है, जबकि पश्चिम बंगाल में 2026 और यूपी में 2027 में विधानसभा के चुनाव होंगे। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की कमजोर स्थिति इन राज्यों में रही है, इसीलिए विधानसभा उपचुनाव के नतीजों को सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। इन उपचुनावों में सीएम योगी, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की अहमियत इसलिए बढ़ चुकी है कि लोकसभा चुनाव में इन राज्यों में बीजेपी को अपेक्षा के अनुरूप सफलता नहीं मिली। बंगाल में ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी ने बीजेपी को नुकसान पहुंचाया, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की अगुवाई वाली विपक्षी दलों के इंडिया ब्लॉक ने बिहार में बीजेपी को 5 सीटों का नुकसान हुआ। एनडीए में शामिल जेडीयू की भी 4 सीटें घट गई। यूपी में बीजेपी की हालत खराब रहने का कारण पार्टी में अंतर्कलह बताया गया। सीएम योगी ने इसकी वजह उम्मीदवारों के चयन को बताया। उनका कहना था कि उम्मीदवार चयन में उनकी मर्जी के खिलाफ काम हुआ। बंगाल में बीजेपी के पिछड़ने की वजह ममता बनर्जी की आंधी बताई गई। बिहार में बीजेपी की विफलता के पीछे नरेंद्र मोदी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी कारण बताया गया। इसीलिए उपचुनाव में एनडीए को अपनी स्थिति को सुधारना होगा, तो इंडिया ब्लॉक को लोकसभा चुनाव की तरह ही टेम्पो बरकरार रखना जरूरी होगा। बिहार में तेजस्वी और पीके की ताकत पता चलेगी इसके जरिए जो उपचुनाव होने वाले हैं। बिहार में एनडीए और यूपी के अलावा तीसरे सियासी ध्रुव के रूप में इस बीच प्रशांत किशोर की पार्टी जन स्वराज का उदय हुआ है। प्रशांत किशोर को बिहार में बदलाव का पक्का भरोसा है। तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी से उतारने के लिए पूरी ताकत लगाए हुए हैं। इसकी वजह भी है, पिछले विधानसभा चुनाव में तेजस्वी ने अपने बूते विपक्षी गठबंधन के विधायकों की संख्या 110 तक पहुंचा दी थी। बाद में एआईएमआईएम के 4 विधायकों को भी तेजस्वी ने आरजेडी का हिस्सा बना लिया। बहुमत के लिए जरूरी 122 के आंकड़े से सिर्फ 8 विधायकों की कमी के कारण तेजस्वी सीएम बनने से चूक गए थे। सीएम नीतीश कुमार को बिहार में किए गए अपने विकास कार्यों पर भरोसा है, इसीलिए तीनों के लिए 4 सीटों पर हो रहे उपचुनाव सेमीफाइनल से कम नहीं है। तेजस्वी को इंडिया ब्लॉक की सीटें बचानी होंगी, क्योंकि उपचुनाव उनके लिए प्रतिष्ठा का सवाल बना हुआ है और इसीलिए ये बना हुआ है कि 4 में 3 सीटें इंडिया ब्लॉक के ही कब्जे में थी, सिर्फ 1 सीट एनडीए की रही है। विपक्ष की बड़ी गोलबंदी के बावजूद लोकसभा चुनाव में आरजेडी का कोई यहाँ पर कमाल नहीं दिखा पाई आरजेडी, और हमने देखा कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में मुद्दे और चेहरे बदल जाते हैं, इसलिए इस बार मुद्दे अलग है। और तेजस्वी को उम्मीद है कि 2020 से बेहतर परिणाम उन्हें आने वाले साल में होने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेंगे। इसका अंदाजा उपचुनाव से ही लग जाएगा। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी की अगुवाई वाली महागठबंधन को अगर हम बात करें तो कामयाबी की पृष्ठभूमि भी उससे पहले हुए उपचुनावों में ही तैयार हुई थी। इसीलिए उपचुनाव बहुत जरूरी हो जाते हैं और उसमें जो जीत हार होती है वो एक तरीके से पिक्चर होती है कि आगे विधानसभा चुनावों में क्या नतीजे सामने आएंगे। ज्यादातर सीटों पर तब महागठबंधन ने कब्जा कर लिया था। उपचुनाव के नतीजे प्रशांत किशोर की ताकत भी बताएंगे। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने 2 साल तक बिहार में पदयात्रा कर बदलाव का जो माहौल तैयार किया है, उसकी भी परीक्षा इस उपचुनाव में हो जाएगी। प्रशांत का दावा यह है कि लोग बदलाव चाहते हैं। घिसी-पिटी राजनीति से लोग ऊब चुके हैं। लालू यादव और नीतीश कुमार जैसे 2 चेहरों के इर्द गिर्द घूमती रही है बिहार की राजनीति, और ऐसे में इसको बदलने के लिए उन्होंने अच्छे और नए चेहरों को मैदान में उतारने का फैसला किया है। इसी क्रम में सेना के रिटायर्ड जनरल एसके सिंह को उन्होंने उपचुनाव में उम्मीदवार बनाया, तो बाकी क्षेत्रों में भी नए चेहरे उतारे हैं। हालांकि एसके सिंह के चुनाव लड़ने पर ही ये संशय पैदा हो गया है। बताया गया कि वो बिहार के वोटर ही नहीं हैं। एनडीए और इंडिया ब्लॉक पुरानी एक तरीके से लीक पर ही चल रहे हैं। अगर प्रशांत किशोर अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो ये उनकी बड़ी उपलब्धि होगी। नाकाम रहे तो जन स्वराज के सपने की हवा भी निकल जाएगी। यूपी की अगर हम बात करें तो इस बार बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व में उम्मीदवार चयन में उन्हें खुली छूट दी है।
अंतर्कलह को भी बीजेपी ने खत्म करने की पूरी कोशिश की है कि जो गलतियां लोकसभा चुनावों के समय हुई उसको दूर किया जा सके। योगी से खफा रहने वालों को बीजेपी ने नियंत्रण में रहने की हिदायत दी है। योगी अगर उपचुनाव में बेहतर परिणाम दे पाए तो मानना पड़ेगा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की खस्ताहाली की वास्तविक वजह वही थी जो उन्होंने बताया था। साल 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव की दृष्टि से योगी को उपचुनाव में अपना परफॉर्मेंस सुधारना होगा। इसीलिए उपचुनाव उनके लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो इंडिया ब्लॉक में टिकट बंटवारे को लेकर जो खटपट दिखाई दे रही है उससे भी योगी की राह आसान हो सकती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है। अब असली चाबी तो जनता के हाथ में है, जनता को तय करना है कि किसको चुनना है। अब बंगाल में टीएमसी को जीत कायम रखने की चुनौती होगी। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने 29 सीटें जीतकर बीजेपी की तैयार की हुई जमीन खिसका दी थी। 2000 अगर हम बात करें 19 के लोकसभा चुनाव में टीएमसी को 22 सीटों पर जीत हासिल हुई थी। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में जो इसी साल हुए थे ये संख्या 29 तक पहुंच गई। बीजेपी की सीटें 2019 के 18 से घटकर इस बार 12 रह गई। नुकसान हुआ बीजेपी को। इसे अगर हम देखें तो ममता बनर्जी के आंधी के रूप में लोगों ने माना। बीजेपी को बंगाल में अपनी खोई जमीन हासिल करने की चुनौती है। दूसरी ओर कई तरह के भ्रष्टाचार और महिला अत्याचार के खिलाफ बने माहौल के बीच में ममता बनर्जी के लिए अपनी जीत कायम रखना एक बड़ी चुनौती होगा। आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं कमेंट करें। कुछ आपके सुझाव हैं, कुछ सवाल हैं, वो भी आप लिख सकते हैं। और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, क्योंकि आपके इंटरेस्ट की सारी खबरें आपको हमारे इसी प्लेटफॉर्म पर मिलती हैं।